Welcome to Akash Baiju's YouTube channel. This is your host and host Namrata, and you are watching J Talks. With me, I have a very special guest today. He had an AIR of 364 in J Advanced, AIR 292 in JEE Mains, AIR 105 in KVPY exam, and the list goes on. He is a student of कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड आईआईटी बॉम्बे, जो पूरे इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना है. तो लेट्स वेलकम आशुतोष पंकज. हेलो आशुतोष, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. हाउ इज योर फर्स्ट ईयर गोइंग ऑन एट आईआईटी बॉम्बे इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. Yeah, actually, now I'm in second year, so एक साल में बहुत रश हो गया है. It's going online, not that interesting, but ठीक है, we are hoping to move back to campus in a month or so, like really excited for that. We are also hoping कि 2-3 महीने में ये सब खुल जाए and कॉलेज लाइफ एक अच्छे से लिव करने का चांस मिल जाए. ठीक है, तो मैं आज बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ रेडी हूँ जो स्टूडेंट्स आपको पूछना चाहते हैं. जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमें पता है कि आपका 12th में स्कोर, जो 12th बोर्ड का परसेंटेज है वो 97.2% है. तो कैसे किया ये, मतलब स्कूल में भी धमाका किया है और जेई के में भी धमाका किया है, तो कैसे बैलेंस किया जेई का और बोर्ड का प्रिपरेशन? Like board exam का preparation doesn't demand a lot different from what you prepare for JEE. Physics, chemistry, maths तो JEE में ही पढ़ने हैं. Maths में there's nothing at all different. आप जो JEE में कर रहे हो, आप बस उसको steps wise वहां लिख दो तो आपको marks मिल जाएंगे. Maths is like comparatively बहुत आसान हो जाता है if you are preparing for JEE. Coming to physics and chemistry, chemistry तो NCERT पढ़ना ही पढ़ना है for JEE mains properly as well as for advanced, तो chemistry भी cover हो जाता है. Physics में लोग NCERT नहीं पढ़ते, thinking कि that doesn't help because NCERT is more about theory than numericals, or JEE is more inclined towards numericals than theory. So physics is a part where you'll have to like study for subjective questions. You will have to read your chapters at least once. बाकी उसके अलावा तो physics भी मेरे से cover हो गया था क्योंकि topics clear थे. If topics clear है तो you should have an art of writing it down on a piece of paper because that is what matters. So फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तो बहुत बड़ी डील नहीं है. फिजिक्स में थोड़ा ध्यान देना होता है एनसीईआरटी के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए. कमिंग टू इंग्लिश एंड द अदर सब्जेक्ट दैट यू हैव टेकन, इन माय केस आई हैड टेकन फिजिकल एजुकेशन. तो यार इसके लिए तो कुछ नहीं, यू विल हैव टू somehow learn. For physical education you have to learn by heart all the theory or whatever is given, or English is not a one day game. English तो धीरे धीरे करके ही होता है. तो comparatively एग्जाम जब आ रहा होता है तो उसके 1 या 2 महीने पहले से you could start giving your half an hour 1 hour daily reading those chapters and then हो जाता है. All right, I also agree. मैथमेटिक्स का कुछ इशू होता नहीं है, सेम सिमिलर ही रहता है. और फिजिक्स में मुझे ऐसा लगता है शायद डेरिवेशन वाला जो फोकस रहता है वो ज्यादा होता है. और जेई में हम लोग क्या होता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा रखते हैं कि ये रिजल्ट याद रख लिया जाए, तो बस उसमें थोड़ा सा खेलना पड़ेगा. वेल सेड आशुतोष. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वी ऑल हैव अ फेवरेट सब्जेक्ट, तो आपका क्या फेवरेट सब्जेक्ट था? फिजिक्स. ऑल राइट. फिजिक्स का मैकेनिक्स वाला जो पार्ट था दैट यूज्ड टू बी माय फेवरेट. फोर्स ऑफ मोशन था, रोटेशनल था, सो दीस वर माय फेवरेट चैप्टर्स. ओके, बेसिकली वो काइनेमेटिक्स वाला जो पोर्शन था. ओके, ठीक है. फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मुझे लगता है अभी फिजिक्स फेवरेट था तो ऑफ कोर्स मैथ्स का भी इंक्लिनेशन था क्योंकि फिजिक्स इन्वॉल्व्स मैथमेटिकल स्किल्स एज वेल. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि जिन लोगों का मैथ्स और फिजिक्स बहुत ज्यादा जिसकी तरफ इंक्लिनेशन होता है ना, वो केमिस्ट्री को थोड़ा साइडलाइन कर देते हैं क्योंकि वो इंटरेस्ट आता है एक न्यूमेरिकल सॉल्विंग में इस तरह से. तो क्या आपके साथ भी ऐसा था कि मैथ्स फिजिक्स फोकस हो गया और केमिस्ट्री थोड़ा सा पीछे पीछे रह गया? This happens with a lot of people कि वो फिजिक्स और मैथ्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लगते हैं and then they leave chemistry out कि यार ये तो हो जाएगा, कर लेंगे. But that is not the case. Although chemistry के पेपर relatively आसान आता है फिजिक्स और मैथ्स से, but still you'll have to study and prepare for it. Chemistry बहुत ज्यादा difficult नहीं होगा. लोग इनऑर्गेनिक को लेके बहुत डरते हैं केमिस्ट्री. मैं भी डरता था अपने टाइम में. मेरे क्लास में इनफैक्ट सारे बच्चे डरते थे क्योंकि इनऑर्गेनिक में मार्क्स नहीं आते थे.
तो वी यूज्ड टू लाइक पता नहीं क्या होगा जेई में, ये है वो है वो है, एंड देन वी वर टोल्ड कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो प्रॉपर्ली, लाइन टू लाइन बाय हार्ट कर लो, हो जाएगा। व्हेन यू वेंट फॉर द पेपर, तो इनऑर्गेनिक के पेपर इतना आसान आता है जेई मेंस में एज कंपेयर टू व्हाट वी गेट इन आवर कोचिंग। तो इस वजह से केमिस्ट्री बहुत आसान लगने लगता है बाद में जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं। प्रिपरेशन फेज में इनऑर्गेनिक इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, जो ऑलमोस्ट सारे बच्चे फेस कर रहे होते हैं। ये हमने भी फेस किया था, तुम भी फेस करोगे, सब कोई फेस करेंगे। बस उसको फेस करना है, पढ़ाई करते जाना है, वो लास्ट में हो जाएगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का इंडिविजुअल कुछ स्ट्रैटेजी था क्या? जैसे जेई मेंस और एडवांस को लेके बेसिकली इंडिविजुअली चैप्टर वाइज कुछ स्ट्रैटेजी था, जैसे केमिस्ट्री को कब टाइम देना है, कितना टाइम देना है, फिजिक्स में ज्यादा थ्योरी पे फोकस करना है कि नहीं, मैथ्स में प्रैक्टिस पे फोकस करना है, इस तरह से कुछ रफ स्ट्रैटेजीज? टाइम वाइज तो कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी मेरे पास थी नहीं कि मैं फिजिक्स को ज्यादा टाइम दूंगा या केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम दूंगा। जिस भी टाइम जो भी टॉपिक्स क्लास में चल रहे हैं, अगर मुझे लग रहा है कि आई एम फीलिंग कि केमिस्ट्री का ये पर्टिकुलर चैप्टर मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है, तो आई विल डिवोट मोर टाइम टू केमिस्ट्री, एंड सिमिलर गोस फॉर अदर सब्जेक्ट्स टू। मुझे जिस भी सब्जेक्ट में लगेगा कि इस सब्जेक्ट की इस पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, तो मैं उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दूंगा। कमिंग टू स्ट्रैटेजीज की जेई मेंस और जेई एडवांस में क्या है, मैथ्स के लिए इट्स वेरी सिंपल कि अगर आप जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जेई मेंस विल बी अ केक वॉक फॉर यू। I should not say like cakewalk, but still, JEE mains would be easier as compared to JEE Advance. So maths के लिए तो हो जाता है if you're preparing for JEE Advance. Coming to physics, physics में कुछ chapters हैं जो JEE mains के लिए specifically हैं, JEE Advance के लिए नहीं है। Like कुछ communication related chapters हैं, उसमें they are not meant for JEE Advance, but they are meant for JEE mains. और recently 2019 के बाद से उन chapters से questions काफी आने लगे हैं। तो पीपल शुड नॉट लीव दो चैप्टर्स कि यार ये तो जेई एडवांस में नहीं आएंगे, तो आई शुड नॉट स्टडी, बिकॉज इफ यू वांट टू स्कोर इन जेई मेंस यू हैव टू डिवोट टाइम फॉर दैट। किसी किसी पेपर्स में 3-3 क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर चैप्टर से आ गए हैं, तो आउट ऑफ 100 मार्क्स अगर आपको लाइक 12 मार्क्स भी मिल जा रहे हैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर चैप्टर से, तो यू शुड लाइक स्टडी दैट चैप्टर। बहुत बड़ा चैप्टर होता भी नहीं है। केमिस्ट्री के लिए इट्स मोर और लेस दी सेम। हाँ, जेई एडवांस में न्यूमेरिकल्स थोड़े ज्यादा अच्छे होते हैं, बट अगेन जेई एडवांस अगर कर रहे हो तो जेई मेंस भी हो जाता है। ऑल राइट, बिल्कुल सही। ये वाली जो स्ट्रैटेजी है बिल्कुल सही है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठा के जरूर देखना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसा कोई टॉपिक तो है नहीं जो हम लोगों से मिस हो गया, या कभी कभी होता है कि हम जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो टॉपिक जो है वो थोड़ा सा साइडलाइन हो गया, कहीं ना कहीं आपने छुट्टी मार ली या कुछ भी। नो योर सिलेबस दोनों अलग अलग है, जेई मेंस एंड एडवांस, तो दोनों का सिलेबस थोड़ा सा इधर उधर है, तो वो जरूर वो जो बचे कुछ चैप्टर्स है ना, कभी कभी 18 क्वेश्चन ही आ गए तो वो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। ये वेरी गुड पॉइंट। मुझे बस ये जानना था आशुतोष कि आपका ना डेली रूटीन क्या रहता था? लाइक आप तीनों सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ते थे या उनमें से कोई दो पढ़ते थे, एक दिन में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स करते थे, इस तरह से कैसे आप अपना डेली रूटीन सेट करते थे? आई वुड अगेन से द सेम जो मैं सबको बोलते आया हूँ फ्रॉम क्लास 10 इटसेल्फ। जितने भी जूनियर्स मुझसे पूछते हैं कि टाइम टेबल कैसे बनाते हो या किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देते हो, आई जस्ट से द सेम कि मैं ऐसे अपने लिए कोई हार्ड टाइमलाइन डिसाइड नहीं करता। आई जस्ट गो विद द फ्लो कि मुझे अभी पर्टिकुलरली क्या स्मॉल टर्म टारगेट और लार्ज टर्म, वो लंबे टाइम के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म टारगेट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रेजेंटली अभी जानना चाहिए कि आने वाले एक महीने में या आने वाले एक सप्ताह में आपको क्या क्या करना है। इफ यू हैव टू कंप्लीट न्यूमेरिकल्स ऑफ दीस चैप्टर्स इन केमिस्ट्री, इन मैथ्स एंड फिजिक्स, यू विल गेट टू नो कि इस पर्टिकुलर वीक में मेरे कोचिंग में ये सारे चैप्टर्स खत्म होने वाले हैं। तो अगर वो सारे चैप्टर्स खत्म होने वाले हैं, तो यू जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग देयर न्यूमेरिकल्स एंड रीड देयर थ्योरी। आई डिड नॉट सी कि मुझे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना टाइम लग रहा है, या मैं एक दिन में 2 पढ़ पा रहा हूँ, 3 पढ़ पा रहा हूँ। आई जस्ट यूज टू गो विद द फ्लो। चीजों को बस छोड़ना नहीं है। somehow or the other you need to complete your 1 week target, that is important, क्योंकि डेली का टारगेट ना मीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभार। somehow अगर 1 घंटे आपको कुछ हो गया, आपका सर दुखने लगा, कुछ भी हो गया, 1 or 2 hours अगर आपका तबियत खराब हो गया, या फिर you had to go out with your parents, कभी भी कुछ भी हो सकता है, you don't know, वो 1 या 2 घंटे की चीज है। तो ऐसे हमारा डेली टारगेट मीट नहीं होता, तो इसमें लोग पैनिक करने लगते हैं कि यार मेरा आज का काम नहीं हुआ, बैकलॉग हो गया, पता नहीं आगे कंप्लीट होगा कि नहीं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए यू शुड
सेट अ वीकली टारगेट कि यार एक वीक में मुझे ये सारी चीजें करनी है, मुझे इतने क्वेश्चंस फिजिक्स में करने ही है, इतने केमिस्ट्री में और इतने मैथ्स में क्वेश्चंस करने ही करने हैं। तो मैं वीक में कभी भी, अगर मुझे सैटरडे संडे ज्यादा टाइम मिलता है तो मैं उस समय करूंगा, अगर मैं सैटरडे संडे कोचिंग जाता हूं तो मैं वीक डेज पे ये सारी चीजें करूंगा। यू हैव टू प्लान थिंग्स आउट फॉर योरसेल्फ, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, जो लोग एक्चुअली डेली टारगेट मीट नहीं कर पाते और पैनिक कर जाते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति का ना अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकता है। शायद कुछ लोग डेली मीट कर पा रहे हैं तो गुड फॉर देम, बट अगर नहीं कर पा रहा है कोई, तो वीकली टारगेट जो है वो उसकी तरफ जाना चाहिए। आई ऑल्सो अग्री इसके अंदर 100%, क्योंकि पैनिक नहीं करना है, पैनिक से सब कुछ खराब हो जाता है। बस तो पैनिक नहीं करना है किसी भी टॉपिक्स में। अगर आपके पास आपका कोई टॉपिक वीक है तो भी आपको पैनिक नहीं करना है, वो हो जाएगा। लाइक बहुत इंस्पिरेशनल मोमेंट था मेरे लाइफ में। जेई मेंस था हमारा जनवरी में, और जनवरी में फर्स्ट फेज का जेई मेंस था। तो दिसंबर के लगभग मिड में या एंड में हमारे मैथ्स वाले सर हमारे पास आए एंड ही जस्ट asked us कि are you guys ready for the exam, क्योंकि वो जनवरी में है, you don't have so many lot of days now, it's just 15 or 20 days away. तो people are a bit hesitant कि यार पता नहीं are we ready or not. तो सर said are all your topics clear. तो सबने एक या दो टॉपिक्स बताए कि सर ये मेरा वीक है, ये मेरा वीक है, ये मेरा वीक है, तो आई एम अफ्रेड कि मेरे एग्जाम में क्या होगा। सिमिलरली सर आस्क्ड मी, सो आई सेड कि सर मेरा बाइनोमियल थ्योरम जो 11th का चैप्टर है दैट इज ऑन द वीकर साइड। तो सर आस्क्ड मी कि आशुतोष जस्ट टेल मी कि अगर बाइनोमियल थ्योरम में प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना है तो कितना टाइम लगेगा। I just asked myself and I said, sir, 2 to 3 days, इसमें मैं जेई मेंस के लिए तो आराम से कर लूंगा। तो सर सेड कि सिर्फ 2 या 3 दिन के काम के लिए तुम खुद को पैनिक करा के उसके बाद जेई मेंस में जाना चाहते हो। You have 20 more days. Taking out 2 or 3 days for that particular chapter is not a big deal. At least confidence तो रहेगा कि I have done everything. And that was the moment, I don't know, I realized कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज है। I was just not realizing कि 2 या 3 दिन में बाइनोमियल खत्म कर सकता हूँ। That very day I started doing binomial और 2 या 3 दिन में खत्म करके and then I start for JEE Mains. So अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्डअप करके रखना है। उसके बाद आपको आता है या नहीं आता है, you'll perform better. पैनिक नहीं करना है। ट्रू ट्रू ट्रू, ये एग्जाम ही ऐसा है जो आपका कॉन्फिडेंस भी चेक करता है। बिल्कुल, अगर आपको ऐसा लगता है कि 3 चैप्टर्स की वीकनेस की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस गिर रहा है, तो वो वर्थ इट नहीं है। वो वर्थ इट नहीं है कि वो चैप्टर्स आप मत करो, आप कर लो और फिर उसको कॉन्फिडेंस गेन करो उसमें, तो आपका रिजल्ट बेटर आएगा। भले ही आप वो 3 क्वेश्चन नहीं भी करके आओगे ना, मुझे ऐसा लगता है, भले ही वो 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन ना नहीं बन रहे, डजंट मैटर, बट आप कॉन्फिडेंट रहोगे मैंने सब कुछ पढ़ा है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि बैकलॉग से सारा बेसिकली जितने भी जेई एस्पिरेंट्स है ना वो बिल्कुल सफर कर रहे हैं, पीड़ित हैं। तो बैकलॉग्स को कैसे कवर करें? वो कैसे भी हो सकता है, शायद कोई बीमार हो गया हो, पैंडेमिक चल रहा था, बहुत लोगों को कोविड भी हुआ होगा, तो बैकलॉग सबका कुछ ना कुछ जनरेटेड रहता है, तो उसके लिए क्या टिप्स है? और क्या आपका भी बैकलॉग क्रिएट होता था? बैकलॉग से तो मेरी ज्यादा अच्छी जान पहचान है। तो दिस हैपेंड इन 11th बिगिनिंग, 11th स्टार्ट। मैंने कोचिंग कुछ 2.5 या 3 महीने लेट ज्वाइन किया था। तो उस टाइम में फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन तक खत्म हो गया था, मैथ्स में बायनोमियल खत्म हो गया था स्टार्ट से लेके। तो आई वाज लाइक इतनी सारी चीजें छूट गई है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको कोप अप कैसे करूं। आई यूज्ड टू क्राई, मैं टीचर्स के पास जाता था, सर हो नहीं रहा। एंड देन फिजिक्स वाले सर को मैं कहता था हमेशा कि सर लॉज ऑफ मोशन वाला पार्ट छूट रहा है, मैं आगे कैसे बढ़ूं, आगे समझ में नहीं आ रहा। एंड देन टीचर्स इतने हेल्पफुल थे, जस्ट told me to calm down and he said कि आशुतोष अभी जो क्लास में चल रहा है ना, सबसे पहले तो उसको you just need to study that पार्ट, क्योंकि अगर पुराने वाले पार्ट को लेके तुम अगेन पैनिक कर जाओगे तो फिर आगे वाला पार्ट जो अभी क्लास में चल रहा है ना वो भी छूटते जाएगा। उसके बाद बैकलॉग पाइल अप होते जाएंगे, बैकलॉग क्लियर कभी नहीं होगा पैनिक करने से। तो द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज स्टॉप पैनिकिंग। और अभी जो फिलहाल कोचिंग में, ऑनलाइन क्लास में, जहां भी क्लासेस कर रहे हो, जहां भी चल रहा है, जो प्रेजेंटली चल रहा है उसको याद करो, उस पे मास्टर, लाइक यू नीड टू मास्टर ओवर द टॉपिक फर्स्ट। एक बार वो होना शुरू हो जाए, देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मूविंग टू ऑल दोस मिस्ड आउट टॉपिक्स। अब उनको आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला, या तो प्रेजेंटली आप जो चैप्टर्स कवर कर रहे हो उसके अलावा शाम में, रात में एडिशनल 1-1.5 घंटे निकालो एंड देन यू स्टार्ट गोइंग थ्रू दोस टॉपिक्स स्लोली, क्योंकि एक साथ ऐसा नहीं होगा कि आप नॉर्मल स्पीड पे जा पाओगे। Like covering 2 topics simultaneously is not easy.
तो या तो ये कर लो कि 1-1 घंटे डेली निकाल के, आधे घंटे डेली निकाल के हम थोड़ा थोड़ा करते करते लास्ट में 3 या 4 महीने के बाद हमारा ये जो 1 महीने का पाइलअप है ना वो खत्म होगा। तो यू नीड टू बी पेशेंट, पहला। दूसरा, व्हाट व्हाट आई डिड वाज कि जब सिलेबस खत्म हो जाता है 11th का और 12th का सिलेबस स्टार्ट हो रहा होता है, तो बीच में जनरली पीपल गेट अ टाइम ऑफ 15-20 डेज और अप्रॉक्स अ मंथ, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट कोचिंग्स। तो लगभग अगर 1 महीने के आसपास आपके पास टाइम होता है 11th और 12th के बीच में, उस टाइम में आप अपने बैकलॉग को उठा के कवर कर सकते हो। हाँ, यू नीड टू बी फास्ट। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूंगा कि बाकी सब की तरह आपको करना है, बाकी सब अगर 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो यू नीड टू स्टडी फॉर 5 to 6 आवर्स। आपको ये करना ही पड़ेगा अगर आपको बैकलॉग क्लियर करना है तो। बट इट्स नॉट दैट बैकलॉग क्लियर नहीं हो सकता है। मैंने 2.5 महीने का बैकलॉग पूरे लंबे जर्नी में, 2 years के जर्नी में खत्म किया था, और वो लाइक 12th एंड तक चला था वो बैकलॉग। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 11th का बैकलॉग 11th एंड में खत्म हो गया था। देयर वर टॉपिक्स ऑफ क्लास 11 दैट आई क्लियर्ड आफ्टर द एंटायर सिलेबस ऑफ क्लास 11 एंड 12 वाज फिनिश्ड, जेईई मेंस के कुछ 1-2 महीने पहले। तो ऐसे होता है, यू नीड टू बी पेशेंट, बस करते जाना है, बीच में छोड़ना नहीं है चीजों को। हाँ एग्जैक्टली, करने से होगा तो सोचने से नहीं होगा। ट्रू। अभी क्योंकि पूरा इंडिया जानना चाहता होगा कि टॉपर्स कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, कौन सी बुक सॉल्व करते हैं, एग्जैक्टली कौन कौन सी बुक उनकी फेवरेट होती है और एग्जाम में कौन सी बुक उनको सबसे ज्यादा हेल्प की है। तो इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज आपने क्या क्या सॉल्व किया है, मटेरियल वाइज, थ्योरी वाइज, वो सब शेयर कीजिए। Physics is my favorite. I'll go with physics first. Physics में if you are preparing for JEE mains or board exams, go for NCERT for board exams, NCERT के theory. And for JEE mains, go for HC Verma. HC Verma is a must book. अब तक सारे टीचर्स ने बोल रखा होगा, and that is a fact. HC वर्मा नहीं किया तो क्या किया फिर फिजिक्स में? यू नीड टू डू HC वर्मा। जो जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, कई बार उनको लगता होगा कि यार HC वर्मा के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस है वो बहुत आसान हो जाते हैं और यू नो दे आर नॉट मेंट फॉर यू। कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग के HC वर्मा के 10 क्वेश्चंस होते हैं, इट इज सिंपली फॉर्मूला बेस्ड। एक फॉर्मूला दे दिया है, हमें वैल्यूज दिए हैं, वैल्यूज बैठाना है, आंसर आना है। बट यू शुडेंट लीव HC वर्मा। HC वर्मा अल्टीमेटली बहुत हेल्प करेगा। कॉन्सेप्ट्स, जो उसका नाम है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिटरली बहुत अच्छे से क्लियर कर देता है। तो HC वर्मा इज अ मस्ट बुक। इफ यू आर गोइंग फॉर एडवांस तो यू शुड ट्राई इरोडोव। ऑब्वियसली अब ये मत सोचना कि मैं इरोडोव पूरा खत्म करने कह रहा हूँ, या फिर इरोडोव खत्म नहीं हुआ तो अगेन पैनिक करने कह रहा हूँ। इरोडोव इज अ टफ बुक। जेईई एडवांस के लेवल से भी ऊपर जाता है इरोडोव। तो यू नीड टू पिक आउट सम क्वेश्चंस। अगर एक चैप्टर में आपने इरोडोव से 20 क्वेश्चन भी कर लिया ना, तो बहुत कर लिया, बिकॉज इरोडोव इज लिटरली अ टफर बुक। तो आपको बस इरोडोव स्टार्ट करना है। इरोडोव स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं होगा, हमारे साथ भी हुआ था, बट स्लोली आप इरोडोव करते जाओ, धीरे धीरे करके क्वेश्चंस होते जाएंगे। ऑलराइट, तो ये बहुत अच्छा मैसेज है कि HC वर्मा के स्टार्टिंग के क्वेश्चन बेसिकली कॉन्फिडेंस बूस्टर होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, और बाकी फिर बाद में वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कर देता है, तो इसलिए कुछ छोड़ना नहीं है। दूसरा, इरोडोव का जो बोला आपने, मुझे ऐसा लगता है इरोडोव में आप अपने मेंटर के पास जाओ और क्वेश्चंस पिक करा के आ जाओ, सबसे बेस्ट वही रहेगा, क्योंकि अननेसेसरी इररिलेवेंट क्वेश्चंस में फंसने का कुछ पॉइंट नहीं है। जिनको इरोडोव करना है जेईई एडवांस का, वो मेक श्योर करें कि सारी फर्स्ट क्वेश्चन से लगाने का बैठ न जाए, पिक करवा के आ जाएं फिजिक्स फैकल्टी से और सॉल्व करें। ये हो गया फिजिक्स का। नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट, मैथ्स या केमिस्ट्री? मैथ्स के लिए मैंने एक्चुअली कोचिंग के मटेरियल यूज किए थे, क्योंकि मटेरियल मुझे काफी अच्छा लगा था मैथ्स के लिए। एंड उसके अलावा मैंने मैथ्स के लिए कोई कुछ ज्यादा रेफर किया नहीं था। एक ब्लैक बुक करके हम बुलाते हैं उसको, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट नेम। मैंने ब्लैक बुक किया था। तो उसके क्वेश्चंस कंपैरेटिवली थोड़े इजियर साइड में भी होते हैं, थोड़े टफर क्वेश्चंस उसमें थोड़े रिलेटिवली कम है। बट अगेन मैथ्स इज मोर अबाउट प्रैक्टिस। तो ऑब्वियसली जे एडवांस में हार्डर क्वेश्चंस होते हैं, बट जो आसान क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी ये होता है ना कि वो आसान क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं। वी कॉल इट सिली मिस्टेक। इतने सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, इतने सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, क्या करें? हमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं, हमने उससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस कर रखे हैं, लेकिन आसान क्वेश्चंस में वी मेक सम मिस्टेक और मार्क्स कट रहे हैं।
है, तो अल्टीमेटली मार्क्स तो इक्वल है सारे क्वेश्चंस के लिए ऑलमोस्ट। तो आपको ये फर्क नहीं पड़ता आपने हार्ड क्वेश्चंस किया या आपने आसान क्वेश्चन किया, तो यू हैव टू एस ओवर योर इजी क्वेश्चंस एज वेल। तो सिली मिस्टेक्स को हटाने के लिए मैंने ब्लैक बुक किया था, तो उससे जो सिली मिस्टेक्स होते हैं वो कंपैरेटिवली मेरे कम होने शुरू हो गए थे। और बाकी हार्डर क्वेश्चंस के लिए तो मैंने कोचिंग के मटेरियल्स यूज किए थे। आकाश का लाइक जो सेक्शन एच वाला मटेरियल है बहुत ज्यादा अच्छा है, दे आर सच हायर लेवल की वो जे एडवांस के भी लेवल को क्रॉस कर देता है कभी कभी। तो आकाश का तो मटेरियल वाइज मैथ्स बहुत अच्छा है। कमिंग टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आई रिपीट दिस टू एवरी स्टूडेंट, एनसीईआरटी इज अ मस्ट फॉर जे एडवांस एज वेल। ये मत बोलना कि जेई मेंस है उसके लिए केमिस्ट्री का एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट जेई एडवांस के लिए भी एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी एक एक लाइन तुम जितना ज्यादा पढ़ोगे, एक एक लाइन एंड एक एक वर्ड सारे सब्जेक्ट्स का, सारे टॉपिक्स का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनऑर्गेनिक का पढ़ना है, ऑर्गेनिक भी पढ़ना है, फिजिकल भी पढ़ना है। फिजिकल से भी कुछ कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जेई मेंस में आ रहे हैं। 2019 से स्टार्ट हुआ है वो। आई हैवंट सीन 2021 पेपर, बट 2019 और 2020 में ये चीज चल रहा था। जो फिजिकल का पेपर है, फिजिकल के सब्जेक्ट्स हैं, उससे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस उठा के डाल रहे थे ये लोग। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इज अ मस्ट, एनसीईआरटी को छोड़ना ही नहीं है, गलती से भी नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी के अलावा इनऑर्गेनिक के लिए लोगों को सबको दिक्कत आ रही होगी, तो इनऑर्गेनिक के लिए मैंने एक सुदर्शन गुहा यूज किया था। वो जेडीली का इंडियन वर्जन है, राइटर का नाम सुदर्शन गुहा, ऑथर का नाम सुदर्शन गुहा है। तो उसका सिर्फ इनऑर्गेनिक के लिए है वो बुक, बट अगेन वो बुक बहुत मोटा है, वो हमारे लेवल के लिए सब कुछ नहीं है, बट यू हैव टू फिल्टर आउट टॉपिक्स और उससे पढ़ना है। इनऑर्गेनिक के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा सुदर्शन बुक। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आरसी मुखर्जी, पूरा बुक मैंने भी सॉल्व नहीं किया है, तो मत बोलना कि यार इतना मोटा बुक है कैसे कंप्लीट करेंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स के आपने अगर 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन भी लगा लिए ना, पूरे बुक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अनलिमिटेड लगते हैं, लिटरली अनलिमिटेड लगते हैं। बट अगर आपने 50-50 क्वेश्चन भी पर टॉपिक लगा लिए ना, तो आपका काम हो जाएगा। आरसी मुखर्जी इज अ वेरी वेरी गुड बुक फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद आपके ना जेई एडवांस में, जेई मेंस में कहीं भी फिजिकल के एक भी सवाल गलत नहीं होंगे। राइट, तो जो भी जेई एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहे हैं, ये सबसे बेस्ट पार्ट था। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक वन गो में सॉर्ट कर दिया आशुतोष तुमने उन लोगों के लिए कि कहाँ से क्या पढ़ना है। I'll just add something कि केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक वाले पार्ट के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस अलॉट। हमारे टाइम में हुआ था कि ऑर्गेनिक की थ्योरी तो क्लियर हो जा रही है, लेकिन जब एग्जाम के पेपर्स आते हैं ना, तो ऑर्गेनिक वाला फिर हम खुद से दिमाग नहीं लगा पाते कि यार ये लगेगा या वो लगेगा, ऐसे लगेगा वैसे लगेगा। तो जस्ट सॉल्व क्वेश्चंस। मैंने एमएस चौहान सॉल्व किया था उसके लिए। एमएस चौहान में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत एक्सेप्शंस आएंगे, बहुत सारी गलतियां भी हैं बुक में, बट अगेन अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे, टीचर्स के पास जाओ, उनको पूछो, तो कुछ गलतियां भी वो निकाल लेंगे। मेरे ख्याल से बुक का जो नया वर्जन आता जाता है उसके बाद वो गलतियां हटाते जाते हैं, बट हो सकता है गलतियां हो, तो टीचर्स के पास जाना है, अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। और बहुत अच्छी बुक है एमएस चौहान। ऑर्गेनिक के लिए एमएस चौहान, फिजिकल के लिए आरसी मुखर्जी, और इनऑर्गेनिक के लिए जेडीली, सुदर्शन गुहा। जेडीली मत पढ़ना, सुदर्शन गुहा बेटर वर्जन है जेडीली का। और पूरे बुक्स नहीं खत्म करने हैं, सबसे टॉपिक्स उठा उठा के ही पढ़ने हैं, 50-50 क्वेश्चन सबसे लगा लो, काम हो जाएगा। ऑलराइट, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो सॉर्टेड हो गया, ठीक है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे ये पूछनी थी कि मॉक टेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस है इस पूरे प्रेपरेशन में, और कब से तुमने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था, और उसकी क्या स्ट्रैटेजी थी कि कितने दिनों में देना है, किस तरह से देना, और उसका सोर्स क्या था ये। मॉक टेस्ट हमने स्टार्ट कर दिया था लगभग फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर इटसेल्फ, सितंबर 2019। और क्योंकि 2020 के जनवरी में हमारा पेपर था, तो मॉक टेस्ट वहीं से स्टार्ट हो गया था। एंड मॉक टेस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। मुझे अजय सर ने कहा था एक बात हमें क्लास में कि मॉक टेस्ट जब दे रहे हो ना, तो एक बात याद रखना कि इट्स नॉट अबाउट गिविंग टेस्ट। मॉक टेस्ट में ठीक है, एग्जाम सिनेरियो तो बनता ही है कि हमें एग्जाम में कैसे बैठ के देना है, वी शुड नॉट पैनिक वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें हैं। बट एडिशनल मॉक टेस्ट का जो बेनिफिट है वो ये है कि एक बार मॉक टेस्ट दे दो, तो आफ्टर व्हेन यू गेट द रिजल्ट, उसके बाद एक बार वापस जाओ वहां पे, एंड देन यू सिट डाउन एंड एनालाइज योर पेपर कि हमने मॉक टेस्ट में किया क्या। अगर सिली मिस्टेक हुआ तो जस्ट सिट डाउन फॉर अ व्हाइल, 5 मिनट के लिए सोचो कि यार जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा था तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, वॉज आई थिंकिंग समथिंग रॉन्ग और वॉज आई थिंकिंग राइट बट आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड, क्या हो रहा था जिससे मेरे मार्क्स कटे। दिस इज फॉर द सिली क्वेश्चंस, सिली मिस्टेक्स। अब आते हैं उन टॉपिक्स पे जो
हमारा जानबूझ के गलत हुआ, हमें नहीं आता था, तो यू जस्ट नोट डाउन दोस टॉपिक्स। या तो वो क्वेश्चन स्पेसिफिक हो कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, या तो हो सकता है वो टॉपिक्स तुम्हारा कमजोर हो। अगर एक ही टॉपिक के क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो टॉपिक तुम्हारा कमजोर है। तो उस टॉपिक को उठाओ और सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ लो, एंड देन यू गो फॉर अनदर मॉक टेस्ट। उसके बाद देखो कि क्या उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन तुमसे हो रहे हैं। तो मॉक टेस्ट इज मोर अबाउट रिव्यूइंग योर मिस्टेक्स दैन अबाउट सीइंग योर मार्क्स। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देते समय बहुत लोग ये गलतियां कर देते हैं कि मॉक टेस्ट देते जा रहे, मार्क्स देख रहे हैं और आगे बढ़ जा रहे हैं, दे आर नॉट रिव्यूइंग देयर मिस्टेक। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और चीज, रिव्यू करने का काम एक सप्ताह बाद मत करना या एक महीने बाद मत करना। रिव्यू अगर करना है तो अगर आज पेपर दिया है तो कल या परसों तक रिव्यू हो जाना चाहिए। क्योंकि आई टोल्ड अ पार्ट कि तुमको बैठ के सोचना होगा कि जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा था तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। ये चीजें एक सप्ताह बाद याद नहीं रहेंगी, ये या तो एग्जाम के तुरंत बाद याद रहेंगी या एट मैक्स 1-2 दिन तक रहता है दिमाग में, उसके बाद वो चला जाता है। तो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, ये एनालाइज करना कि जब मैं पेपर दे रहा था तो मेरा दिमाग ध्यान कहाँ था, ये सिली मिस्टेक हुई क्यों। क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली तुम सबके मन में आएगा कि यार सिली मिस्टेक को कम कैसे करना है। तो दिस इज दी ओनली वे जहां से सिली मिस्टेक कम हो सकता है। अपने मिस्टेक्स को रिव्यू करो। अगर मिस्टेक्स को रिव्यू नहीं कर रहे हो तो मॉक टेस्ट का फिर कोई यूज नहीं है। और मॉक टेस्ट तो यार जितने देते जाओ उतना ज्यादा अच्छा है, कोई लिमिट है नहीं। बट अगेन अगर जेई मेंस आसपास आ रहा है, 2 महीने बचे हुए हैं, तो वीक में 2-3 तो आराम से दे ही देने चाहिए। एक दिन पेपर दो, नेक्स्ट डे उसका रिव्यू करो और जो टॉपिक्स गलत हुए उसको पढ़ो। फिर नेक्स्ट डे पेपर दो, उसके अगले दिन टॉपिक्स रिव्यू करो और उसको पढ़ो। टेस्ट देने के लिए तो बहुत सारे सोर्सेज हैं मेरे ख्याल से। जो लोग आकाश में हैं वो ऑलरेडी जानते होंगे कि एफटीएस वगैरह बहुत होता रहता है, तो यू जस्ट गो एंड गिव दोस टेस्ट ऑनलाइन। कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लो, बायजूस का प्लेटफॉर्म है, यू जस्ट गो देयर एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ टेस्ट। तो पेपर्स की कमी नहीं है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के दे दो, पेपर्स की कमी आपको कभी नहीं होगी। आपको कुछ नहीं मिल रहा ना, तो लिटरली पिछले 20 साल का जेईई मेंस का पेपर उठा लो, 10 साल का जेईई एडवांस का पेपर उठा लो और बैठ के करते रहो। तो ये 30 पेपर करने में ही ना तुम्हारे 2 महीने निकल जाएंगे, 2 से 2.5 महीने निकल जाएंगे। तो पेपर्स की कमी होती नहीं है, तो इस बात को याद रखना, बस पेपर देने हैं, छोड़ना नहीं। बिल्कुल, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ते जाना जो है वो कहीं वर्क नहीं करेगा अगर अगर आप मॉक टेस्ट दे नहीं रहे हो। और मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसको रिव्यू करना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि वही उसका पॉइंट है कि गलती कहाँ हुई। क्योंकि इवेंचुअली मेन पेपर तो जेई मेन से, मॉक टेस्ट तो पेपर था ही नहीं, वो तो सिर्फ सीखने के लिए था। तो उससे अगर सीखा ही नहीं तो देयर इज नो पॉइंट इन गिविंग जस्ट गिविंग मॉक टेस्ट। वेरी गुड पॉइंट आशुतोष। और मैं ये बता दूं कि मॉक टेस्ट का सोर्स हमेशा ऑथेंटिक रखें, क्योंकि कभी इररेलेवेंट पेपर्स के चक्कर में पढ़ के, कभी गलत सोर्स उठा के क्या होता है कि वो रेलेवेंट आपको जेईई मेंस और एडवांस का मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए ट्रस्टेड सोर्स को उठाएं, जैसे आकाश, बायजूस, या फिर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स उठा लो और वो दे दो। सबसे बेस्ट तो यही है। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा ये है क्वेश्चन कि अब पढ़ाई हो गई है, सारा सब सब कर लिया है, तैयारी, मॉक टेस्ट देना भी स्टार्ट तो कर दिया है, बट रिवीजन लास्ट मोमेंट पे, जब लास्ट 1 महीना बचता है जेईई मेंस का, तो उसकी रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्योंकि तब ऐसा लगता है कि पिछला तो सब कुछ भूल गए, अब सब कुछ पढ़ना शुरू करेंगे या सारे क्वेश्चन लगाएंगे, कितना वक्त देना पड़ेगा, कितना, क्या रिवीजन का स्ट्रैटेजी, क्या पहले से प्लान किया था तुमने कि मैं ये सारे पॉइंटर्स जो है वो रिवीजन के टाइम पे रिविजिट करूंगा, या फिर बाद में कुछ इस तरह से किया है? मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ जो होता है वो मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने मार्क करके कुछ रखा नहीं था कि मुझे ये वापस पढ़ना है। तो दैट वाज अ बिग चैलेंज कि अब क्या करना है। पूरा सिलेबस बचा हुआ है, 2-2 बार जेईई मेंस हो रहा है, तो व्हाट डू यू डू? सारा सिलेबस तो कवर नहीं कर सकते ना। लाइक हमारा जब सितंबर में एग्जाम था तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर जेईई मेंस था और सितंबर के 27 सितंबर को हमारा जेईई एडवांस था। तो ये तो नहीं कर सकते कि आप पूरा सिलेबस जेईई मेंस के पहले भी रिवाइज किया और फिर पूरा सिलेबस जेईई मेंस के बाद भी रिवाइज कर लिया 15 दिन या 20 दिन के गैप में। तो व्हाट यू कुड डू इज, जब मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, ठीक है, द बेस्ट पार्ट इज सबसे पहले तो मॉक टेस्ट दे लो, 10 या 12 मॉक टेस्ट दे लो, मिनिमम 10 या 12 मॉक टेस्ट दे लो, एंड देन यू एनालाइज कि तुम्हारे क्वेश्चंस किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं। उन टॉपिक्स को नोट डाउन करो। दीज आर द टॉपिक्स जो सबसे पहले तुम्हें कवर करना है। ठीक है, जो गलतियां हो रही हैं उनमें सबसे पहले कवर करना है। उसमें भी जहां सिली मिस्टेक्स हो रहा है पहले उसको कवर करो, क्योंकि कवरिंग टॉपिक्स विच यू ऑलरेडी नो is better than covering topics which you don't know.
और खास करके ये तब होता है जब लास्ट के 1 या 2 महीने बचे हुए आपके पास पेपर के लिए। इस टाइम में नया टॉपिक्स पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो पहले पुराने टॉपिक्स जो आपका सिली मिस्टेक हो रहा है पहले उसको रिव्यू करो, अच्छे से उसको ठीक कर लो, उसके बाद नए टॉपिक्स के बारे में सोचना। तो जब हम मॉक टेस्ट दे चुके होते हैं, सब कुछ हमारे पास क्लियर होता है कि ये हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, वो करने के बाद आप फिर से कुछ मॉक टेस्ट दे लो, आपको पता चल जाएगा कि आपके वो टॉपिक्स ठीक हुए हैं या नहीं। उसके बाद व्हाट यू कुड डू इज, आप जेईई मेंस और जेईई एडवांस का जो ऑफिशियल सिलेबस है इसको डाउनलोड करो, प्रिंट आउट करके अपने पास रखो, एंड देन वन बाय वन पेन से सारे टॉपिक्स को टिक करते जाओ कि यार ये उसमें सब टॉपिक्स भी मेंशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर दिया होता है कि काइनेमैटिक्स है तो काइनेमैटिक्स में क्या क्या है, उसमें सारी चीजें मेंशन होंगी। जस्ट गो एंड टिक, यार ये पार्ट मुझे आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये नहीं आता, ये पढ़ना, ये नहीं आता, ये पढ़ना। तो बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स होते हैं, वो लिस्ट में ना बहुत आ जाएंगे, लिटरली 50-100 से ऊपर आ जाएंगे, बट उनको कवर करने में बहुत टाइम लगेगा नहीं। छोटे छोटे टॉपिक्स में मैंने देखा था रिनॉल्ड्स नंबर आ गया था, अब मुझे रिनॉल्ड्स नंबर दिमाग में नहीं था, सर ने क्योंकि क्लास में पढ़ाते पढ़ाते एक बार 2 मिनट के लिए बोल दिया रिनॉल्ड्स नंबर ये होता है, एंड देन ही वेंट। व्हेन आई सॉ, मैंने कहा यार रिनॉल्ड्स नंबर पता नहीं क्या बड़ी चीज है, आई जस्ट गूगल, मुझे पता चला यार कुछ है जो बहुत छोटा सा, वो 5 मिनट खत्म हो गया। तो जब आप ये करोगे ना तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि यार जेईई मेंस का जो छोटा छोटा सब टॉपिक है, जेईई एडवांस का ये छोटा छोटा सब टॉपिक है, वो सब मुझे आता है, आई एम नॉट लीविंग एनीथिंग। तो दिस इज द बेस्ट वे रिवीजन करने का कि सिलेबस निकाल लो, सारे सब टॉपिक्स को देखो, तुम्हारा क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कमजोर है, क्या स्ट्रांग है, उसके बाद प्रोसीड करो आगे। बिल्कुल, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमने जो मेंशन किए, पहला ये था कि आप मॉक टेस्ट के बेसिस पे रिवीजन करो कि आपका उसमें क्या गलत हो रहा है, क्योंकि अननेसेसरी जो टॉपिक आते हैं ना उसको भी लोग बहुत देर देर तक बार बार रिवाइज करते रहते हैं, विच इज नॉट लीडिंग यू एनीवेयर। तो इट वर्कड फॉर यू, आई एम अज्यूमिंग कि बहुत अच्छे से ये वाली स्ट्रैटेजी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी है ये, कि वही टॉपिक को फोड़ो जो जहां पे आपको लग रहा है कि मैं मार्क्स लूज कर सकता हूँ। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट रिवीजन का क्या है कि हम भटक जाते हैं कई बार कि रिवाइज करने बैठते हैं और फिर कहीं और चले जाते हैं। तो एक क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनाइज्ड रिवीजन जो है उसके लिए आप प्रिंट आउट ही निकाल लो, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जेईई मेन का है उसका डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लो, एक एक टिक करो, कहीं भटकोगे नहीं, कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा ये चीज। तो वेरी वेरी गुड स्ट्रैटेजीज रिवीजन के लिए। मुझे बाकी नोट्स मेकिंग की कोई स्ट्रैटेजी थी क्या? नोट्स बनाए थे या फिर किसी और के नोट्स? लोग आजकल मैंने देखा है बहुत सारी कोचिंग के नोट्स ले आते हैं और खुद के नहीं बनाते हैं, तो आपने क्या किया था? ये वर्क करता है? कोचिंग के नोट्स कैसे होता है मुझे नहीं पता, बट किसी फ्रेंड के नोट्स को रेफर करना इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। क्योंकि हम जब अपने नोट्स को देखते हैं ना तो यू गेट अ फील कि यार ये अपना बना हुआ है, यू अंडरस्टैंड थिंग्स। जब तुम किसी और के नोट्स को देखते हो तो या तो हैंड राइटिंग में कहीं पे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो गया, एक वर्ड गलत हो गया, तुम उसको सोचने में 10 मिनट लगा दोगे और फिर यू डोंट गेट द फील कि यार ये मेरा है। मेरे साथ तो एटलीस्ट यही होता था। तो कभी भी मैंने किसी और का नोट्स रेफर करने की कोशिश भी नहीं की है, क्योंकि कभी समझ ही नहीं आता था दूसरे का नोट्स, उसकी हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही है या उसका जो लिखने का तरीका है वो अपने हिसाब से लिखता है, तभी ही विल अंडरस्टैंड। जरूरी नहीं है ना कि उस तरीके से मैं भी समझ जाऊं। तो किसी और के हैंड रिटन नोट्स को रेफर करना मेरे ख्याल से इज नॉट अ गुड आइडिया। कोचिंग के नोट्स अगर फेयर इनफ हैं, लाइक मोस्टली कोचिंग के नोट्स आई एक्सपेक्ट कि वो बुक्स की तरह हो रहते होंगे, शॉर्ट बुक्स की तरह, तो अगर वैसा है तो मे बी दैट इज हेल्पफुल, बट मैंने कभी देखा नहीं है। पर्सनली मैंने नोट्स बनाया था क्लास में, जब सब चल रहा था तो क्लास में मैं नोट्स बनाता था इनिशियली बहुत अच्छे से, 2-2 3-3 कलर के पेन्स यूज करके बनाता था। एंड देन वन डे आई वाज स्कोल्डेड बाय माय टीचर कि यार क्या कर रहे हो तुम, ड्राइंग करने में इतना टाइम लगाओगे तो फिर नोट्स कैसे बनाओगे। तो दैट वाज द डे आई स्टार्टेड यूजिंग अ सिंगल कलर पेन। तो जरूरी नहीं है कि यार स्टार्टिंग में ना सबको लगता है कि यार 2-2 3-3 कलर के पेन यूज करूंगा, बड़ा ऑर्गेनाइज लगेगा। मेरे स्कूल टाइम में भी ऐसा हुआ था। तो वो बड़ा ऑर्गेनाइज लगेगा कि बहुत सारे कलर पेन्स है, बाद में रिवीजन में अच्छा लगेगा। बट तुम जितना ज्यादा टाइम उस नोट्स को बनाने में दे दोगे ना, तुम क्लास में फिर उस चीज को समझ नहीं पाओगे। ये मेरे साथ होता था। सर अगर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं और मैं 2-3 कलर के पेन से लिख रहा हूँ, उसे नोट्स में छाप रहा हूँ या कॉपी कर रहा हूँ कॉपी पे, तो आई कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड कि क्लास में चल क्या रहा है, which is more important than writing notes. क्लास में क्या, notes is meant to supplement your understanding. They are not the sole purpose of attending lectures. ठीक है, लेक्चर्स अटेंड करना है ताकि तुम्हें चीजें समझ आए, और नोट्स बनाना है ताकि कभी भी तुम रेफर करना चाहो तो रेफर करके उसे समझ सको। अल्टीमेट मोटिव चीजें समझना है। नोट्स बनाने के चक्कर में कभी ये गलती मत करना कि क्लास में यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, घर पे जाके रिवाइज कर लूंगा हो जाएगा, वैसे नहीं होता। यू नीड टू कॉम्प्रीहेंड, तुमको समझ में आना चाहिए कि सर जो पढ़ा रहे हैं मुझे समझ आ रहा है कि नोट्स इज सेकेंडरी।
ठीक है, तो नोट सिंगल कलर पेन से बनाओ, टाइम वेस्ट नहीं होगा, चीजें कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे क्लास में, वो बेटर है। और बाकी तो शॉर्ट समरीज मैंने बना रखे थे, लेकिन जब सिलेबस खत्म हो गया था उसके बाद A4 साइज पेपर में अगर मैं किसी टॉपिक्स को पढ़ रहा हूँ, लाइक मुझे पता है कि जनवरी में मेरा एक जेईई मेंस का पेपर है और सितंबर में दूसरा पेपर होगा ही होगा, मैं दूसरा पेपर दूंगा। तो आई वाज वेरी श्योर कि अगर मैं जेईई मेंस का प्रॉपर बुक से या एनसीईआरटी से पढ़ रहा हूँ तो मुझे इसको सेकंड टाइम रेफर करना है। तो व्हाट आई फाउंड गुड वाज कि जब मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ तो उसका जो शॉर्ट समरी है, या तो शॉर्ट समरी या तो कुछ ऐसी चीजें जो मुझे नई मिल गई या जो मुझे नहीं आती, स्पेसिफिकली मैं सिर्फ उन चीजों को लिखता था, और वो मैं 2 कलर, ब्लैक और ब्लू कलर के पेन से लिखता था ऑर्गेनाइज तरीके से, ताकि वो सेकंड जेईई मेंस या थर्ड जेईई मेंस आपको 4 बार होते हैं, तो बार बार आप एनसीईआरटी पढ़ नहीं पाओगे, आपके पास इतना टाइम होगा नहीं, बीच में 1 मंथ का गैप होता है, फिर तुमने क्या क्या करोगे, आप नोट्स पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, मॉक टेस्ट दोगे, इट विल बी ह्यूज। तो जब आप एक जेईई मेंस के लिए अच्छे से पढ़ रहे हो ना, तो उस समय एक शॉर्ट समरी बना सकते हो, जो आपको नहीं आता वो बना सकते हो, उसको बाकी के सारे जेईई मेंस में रेफर कर लो, वो काम आ जाएगा, वो जेईई एडवांस में रेफर कर लो, वो काम आ जाएगा। मेरा जनवरी का बनाया हुआ हैंड रिटन नोट्स मेरे सितंबर वाले जेईई मेंस और जेईई एडवांस में काम आया था। तो अब अभी के टाइम में तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, जब एक एक बार होता था तब तो इट वाज यूजलेस, बट क्योंकि अभी 4 4 बार जेईई मेंस हो रहे हैं तो यू कुड। ओके तो ये बहुत ही एक्चुअली अच्छा पॉइंट है, कीपिंग इन माइंड कि इस बार हर बार अब पैंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा जेई अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। पिछली बार 4 अटेम्प्ट्स हुए थे जेई जैन, बेसिकली नेक्स्ट ईयर 2022 में अगर जब मेंस का पेपर होता है तो वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग कि एक अटेम्प्ट से तो ज्यादा ही होगा। तो ये बहुत ही न्यू और अभी अभी की टाइम की रिक्वायरमेंट की स्ट्रैटेजी है कि आप जो अब रिविजन के टाइम पे कुछ नई नई चीजें पढ़ रहे हो तो उसको शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट समरी टाइप का कुछ बना लो, क्योंकि आपको पता है उसको मल्टीपल टाइम रेफर करना है, फिर से एनसीईआरटी खोल के या फिर से बुक खोल के नहीं मिलेगा टाइम। तो बहुत ही बढ़िया, ये आजकल के टाइम की स्ट्रैटेजी जो निकाली है बहुत ही अच्छा। ओके, अब हम आ जाते हैं एक्चुअली एग्जाम डे पे, एग्जाम वाले दिन के लिए जो चाहिए होता है। तो जेईई मेन की क्या स्ट्रैटेजी थी जब हम पेपर देते हैं, और पहला कौन सा सब्जेक्ट है जो उठाया था तुमने, और सीक्वेंस क्या था बेसिकली, और अगर सब्जेक्ट उठा भी लिया तो वो क्वेश्चन देखते बच्चा एकदम ऐसे सोचता है अब मैं क्या करूं, लाइक पेपर आ गया अब क्या करूं, उसको स्कैन करूं, अपने क्वेश्चंस, रेलेवेंट क्वेश्चंस मार्क करूं, इस तरह से जो स्ट्रैटेजी है वो पूछना है मुझे। सबसे पहले तो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे कि आपको पहले कौन सा पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये सारी जितने भी आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं ना, ये जो अभी मॉक टेस्ट मैंने कहा कि आपको मिनिमम 1 वीक में 3 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं एग्जाम के 1 या 2 महीने पहले। तो जब आप ये मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपको उसी समय एक्सपेरिमेंट करते रहना है कि मैं पहले केमिस्ट्री उठाता हूँ, पहले केमिस्ट्री करता हूँ, तो फिजिक्स और मैथ्स बाद में अच्छा होता है नहीं होता है। यू शुड गो फॉर व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। मैंने ट्राई किया, मैंने केमिस्ट्री से स्टार्ट करना ट्राई किया, मैंने फिजिक्स से स्टार्ट करना ट्राई किया, मैंने मैथ से स्टार्ट करना ट्राई किया। मैंने हर बार पाया कि अगर मैं मैथ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा या तो पेपर छूट रहा है या फिर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो दैट वाज नॉट अ गुड ऑप्शन। मैंने केमिस्ट्री से शुरू किया, तो फिर मुझे समझ में आया केमिस्ट्री में ना क्योंकि मैक्सिमम ये होता है कि या तो आपको चीजें आती हैं या तो नहीं आती, ये मैथ्स नहीं है कि यू जस्ट गो ऑन सॉल्विंग फिर पता नहीं आपसे गलतियां हो जाएंगी। तो जनरली केमिस्ट्री को जितना टाइम डिवोट करना चाहिए उससे ज्यादा टाइम दे देता था अगर इफ आई स्टार्टेड विद केमिस्ट्री। तो मैंने फिर केमिस्ट्री से स्टार्ट करना भी बंद कर दिया, आई स्टार्टेड विद फिजिक्स, एंड देन मेरे लिए वो ज्यादा अच्छा प्रूव हुआ क्योंकि फिजिक्स ऑलरेडी मेरा फेवरेट था, क्वेश्चंस होते जाते थे, तो आई यूज्ड टू गेन कॉन्फिडेंस कि यार क्वेश्चंस, क्योंकि जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में, सारी एग्जाम्स में स्टार्ट के अगर 4 5 क्वेश्चन नहीं हुए ना तो लोगों को बहुत डर लगने लगता है कि अब पता नहीं पेपर में क्या होगा। तो ऐसा हो जाता है कई बार कि इनिशियल टाइम में जो 4 5 क्वेश्चन होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। जेईई एडवांस की पुरानी स्टोरीज मैंने सुन रखी है सीनियर से, उन्होंने कहा था कि जेईई एडवांस का स्टार्टिंग के 3 4 क्वेश्चन के सामने आ गए थे, तो बहुत ज्यादा हार्ड थे वो, स्टार्ट के 3 4 क्वेश्चन पूरे नहीं हुए, एंड देन पूरा पेपर उनका खराब चला गया क्योंकि उनको डर लग गया कि यार अगर स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन ऐसे हैं तो पूरा पेपर ही ऐसा होगा। बट दैट्स नॉट द केस। पेपर में अगर हार्ड क्वेश्चन हैं तो आसान क्वेश्चन भी होंगे, जेईई एडवांस वाले भी आसान क्वेश्चन डालते हैं। तो यू शुड लुक आफ्टर इजी क्वेश्चंस अगर आपसे स्टार्टिंग की 4 5 क्वेश्चन नहीं होते हैं तो मैंने फिजिक्स से स्टार्ट किया क्योंकि फिजिक्स मेरे से हो जाता था तो कॉन्फिडेंस आ जाता था। तो आई आई वेंट विद द ऑर्डर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो नॉर्मल ऑर्डर होता है, मेरे लिए ये बेस्ट प्रूव हुआ। तो यू जस्ट एक्सपेरिमेंट विथ यू कि तुम्हारे लिए बेस्ट क्या होता है। तुम्हें पहले आसान क्वेश्चन ढूंढ के करना है, पहले हार्ड क्वेश्चन ढूंढ के करना है। लोग, सब लोगों की अपनी अपनी यू नो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तुम्हारी कुछ स्पेशलिटीज होंगी, तुम्हारे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, तो उस हिसाब से तुमको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी होगी। कोई भी तुम्हें तुम्हारी स्ट्रैटेजी बना के नहीं देगा। व्हाट यू मेक फॉर योरसेल्फ इज द बेस्ट वन बिकॉज यू नो योरसेल्फ द बेस्ट।
तो यू शुड कीप दिस इन माइंड ऑलवेज। मैंने कभी भी आसान और हार्ड क्वेश्चन के बीच ऐसा नहीं किया कि यार आसान क्वेश्चन पहले करता हूँ, हार्ड क्वेश्चन बाद में करता हूँ, क्योंकि अब मेरे साथ ये होता था कि इफ आई गो थ्रू द पेपर वंस और मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, तो या तो लास्ट में टाइम की कमी के कारण वो क्वेश्चन छूट जाते थे, या तो वो मेरे से क्वेश्चन बनते ही नहीं थे। तो आई यूज टू गो थ्रू द एंटायर पेपर लाइक साइमल्टेनियसली। फिजिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके लास्ट तक, केमिस्ट्री में और मैथ्स में। ये सबके लिए काम नहीं करता। मुझे बहुत सारे टीचर्स ने कहा कि यू शुड गो फॉर द इजियर क्वेश्चंस फर्स्ट, यू शुड गो फॉर द डिफिकल्ट क्वेश्चन फर्स्ट। तो वो सारी चीजें दूसरों के लिए काम करी, बट मेरे लिए काम नहीं करी, तो मैंने उसको छोड़ दिया। जेई मेंस, पहले वाले जेई मेंस में मैंने ये गलती की थी कि आई वेंट विद द मैथ पेपर फर्स्ट, तो मेरा वो जेई मेंस का पेपर खराब हो गया, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए थे उस समय बहुत सारे। तो मैंने ये गलती सेकंड जेईई मेंस में जेईई आंसर नहीं करी। आई स्टार्टेड विद फिजिक्स एंड सो अच्छा गया मेरा सेकंड वाला जेईई मेंस और जेईई एडवांस। तो आई वुड से द सेम कि अपने लिए स्ट्रैटेजी क्या है वो खुद बनाओ। ऑलराइट, तो फाइंड बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर योरसेल्फ और उसको एक जेईई मेंस के दिन जाके टेस्ट करके नहीं आना है। हमको मॉक टेस्ट से ही अपन को पता करते रहना है, अच्छा दिस वर्क फॉर मी, दिस डिडंट वर्क फॉर मी। तो एटलीस्ट आपके पास जेईई मेन वाले दिन क्लियर कट पता होना चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। पेपर देखने के बाद आप क्लूलेस नहीं हो जाने चाहिए कि आप 3 सेक्शन दिख रहे हैं, क्या करूं मैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा आपने। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका ऑल इंडिया रैंक 364 आया। सबसे पहले वो रिजल्ट देख के आपका क्या रिएक्शन था? जेईई एडवांस का पेपर देने के बाद आई वाज लाइक टेंशन फ्री। मुझे उस समय कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा पेपर अच्छा गया, पेपर खराब गया, मुझे कुछ नहीं था। मैंने बस पेपर दिया, बाहर आके गाड़ी में बैठा एंड आई वाज सो काम डाउन कि फाइनली ये खत्म हुआ एंड आई एम गोइंग टू रिलैक्स माई सेल्फ। सो दैट वाज द मोर हैप्पियर पार्ट एज कंपेयर टू what the actual result was। तो उसके बाद I was expecting, जब मैंने मार्क्स कैलकुलेट किया तो I was expecting कि यार इस परसेंटेज पे रफली 2020 में 2019 में लगभग 700 750 के आसपास रैंक आ रही थी। तो I was not expecting कि यार जेई में आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस तो मिलने से रहा 750 रैंक इज, वहां पे आईआईटी बॉम्बे नहीं मिलेगा, आईआईटी दिल्ली भी नहीं मिलेगा। तो आई वाज लाइक थिंकिंग कि पता नहीं मैं शायद आईआईटी खड़गपुर या वहीं पे कहीं आईआईटी रुड़की में कहीं लैंड करूं कंप्यूटर साइंस में फाइनली। बट देन व्हेन रिजल्ट केम आई वाज लाइक 364 is just the half। तो I was happy कि यार 364 आया, एटलीस्ट आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस तो अब मिल ही जाएगा, अब कहीं नहीं जा रहा। बिकॉज आई वाज ओबीसी, तो मुझे पता था ये बात कि आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस तो मिलना ही मिलना है। नाउ आई एम हैप्पी, आई एम लिटरली हैप्पी। बहुत अच्छा लगा था। मेरे घर वाले, मेरी मॉम स्पेशली बहुत ज्यादा खुश थी। मेरे जितने फ्रेंड्स थे दे वर लाइक सो हैप्पी। वो लोग कॉल कर करके दे वर लाइक बस पार्टी चाहिए सबको। तो दैट वाज अ नाइस मोमेंट। घर पे सब लोगों की भीड़ लग जाती है एंड देन बहुत सारे रिपोर्टर्स आने लगते हैं, न्यूज़पेपर वाले आने लगते हैं, आपका रिजल्ट आया, दे वांट टू टेक योर इंटरव्यू। तो वो पेरेंट्स के लिए स्पेशली ज्यादा प्राउड मोमेंट होता है। और जब पेरेंट्स को आप हैप्पी देखते हो ना, दैट इज द मोमेंट व्हेन यू नो दैट यू हैव डन समथिंग गुड। When your parents are happy कि मेरे बच्चे ने ये किया है, for me especially that is the moment when I feel the happiest। So that was the day I was really happy। So I'm glad that you all enjoyed your celebrity moment, वो वाला कि रिपोर्टर्स आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं। ओके, ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे बात हो रही है पेरेंट्स की, स्पेशली आपने मॉम का भी मेंशन किया, तो आपका पेरेंट्स का क्या रोल था आपके 2 ईयर जर्नी में? पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, उनके साइकोलॉजी के लिए, उनके कॉन्फिडेंस के लिए। अगर उनके पेरेंट्स उनके साथ रहते हैं ना हमेशा, दे टेक केयर ऑफ देम, तो बच्चे बहुत ज्यादा सेफ फील करते हैं। सेफ इन द सेंस कि दे हैव दिस कॉन्फिडेंस कि यार घर से अगर प्रेशर नहीं है तो हो जाएगा। मेरे घर से पर्सनली बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता था, बिकॉज मॉम जानती थी कि यार ये अगर वहां गया है ही विल स्टडी, वो उतना भरोसा था उनको। तो whenever I used to feel down कि यार मेरा टेस्ट में मार्क्स कम हुए हैं या फिर आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, मैं घर से दूर हूँ, इन लोगों से मिला नहीं है, तो आई हैड अ फिक्स शेड्यूल कि मैं डेली 1 घंटे अपनी मॉम से बात करता था कॉल पे। आई डिड नॉट हैव माई फोन, बट हॉस्टल के लैंडलाइन से देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन कि आप कभी भी बात कर सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो। तो लोग कहते हैं यार इतनी देर फोन पे मत बात करो, ये मत करो, वो मत करो। फॉर मी टॉकिंग टू माई मॉम और टॉकिंग टू माई कजिन्स, मुझे बात करना बहुत पसंद है। तो आई यूज्ड टू टॉक टू माई स्कूल फ्रेंड्स,
I used to talk to my friends, I used to talk to my sisters, I used to talk to my mom. डेली का मेरा फिक्स था कि 1 घंटे तो मुझे बात करना ही करना है. It cannot go anywhere. मैं शाम के 8 से 9 या 9 से 10, that was my fixed schedule. मैं नीचे जाऊंगा, लैंडलाइन के पास फोन उठाऊंगा और वो 1 घंटे तक फोन बिजी रहेगा. No one can take it. ठीक है. तो बहुत लोग कहते हैं कि यार तुम बहुत ज्यादा बात करते हो, बट फॉर मी दैट वाज द काइंड ऑफ मोटिवेशन या दैट वाज द पार्ट ऑफ माय डे जो मुझे करना बहुत ज्यादा पसंद था. क्योंकि वो पार्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, तो दिन भर मेरा मन लगा रहता था. अगर मैं 1 घंटे जिस दिन बात ना करूँ ना किसी से भी, उस दिन मेरा मूड, पढ़ाई करने का मूड नहीं करता था. तो फॉर मी दैट वाज द थिंग जो मैंने 2 साल किया है. मुझे अच्छा लगा है कि यार ऑलरेडी 24 घंटे हम पढ़ रहे हैं. 24 घंटे ठीक है, बट दिन भर मोस्टली हम पढ़ते ही हैं जेईई मेंस के लिए. तो यू नीड टू फाइंड समथिंग जिससे तुम्हें खुशी मिले. मुझे बहुत ज्यादा पसंद था अपने स्कूल फ्रेंड्स और मम्मी से बात करना. तो मैंने वही किया है. लिटरली 2 साल मैंने वही किया और लगभग 1 घंटा टेबल टेनिस खेला है. तो 2 से 2.5 घंटे मेरा शाम का फिक्स था. ये 2.5 घंटे मुझे टाइम पास ही करना है. मैं नहीं पढ़ रहा इस समय. शाम के 6 या 7 बजे से लेके 10-11 बजे तक दिस वाज माय टाइम जब मुझे सिर्फ मस्ती करना होता है. तो ओके, बिल्कुल बहुत जरूरी है. पूरे दिन का जो स्ट्रेस बिल्डअप होता है पढ़ाई करके, जो थोड़ा एक्सर्शन हो जाता है, उसके बाद वो कुछ कुछ 1 घंटा या 2 घंटा आप थोड़ा रिलैक्स फील करें और रिचार्ज हो जाएं अगले दिन के लिए. आई थिंक कि ये घर पे बात करना बहुत ही आपको हेल्प किया है पूरी प्रिपरेशन में. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्लास 10th तक मैंने देखा है कि पेरेंट्स बहुत पुश करते हैं कि आप स्विमिंग सीखो, जैसे आपने बोला टेबल टेनिस सीखो, गिटार, गाना, सब 11th-12th के जेई प्रिपरेशन में डालते हुए बोलते हैं अभी सब बंद 2 साल के लिए. तो क्या तुम्हारा कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या हॉबी था, और उसको 2 साल में कितनी स्पेस मिली बेसिकली उस हॉबी को? टू बी ऑनेस्ट 2 साल तो एक्स्ट्रा करिकुलर सारे छूट चुके थे. The only thing that was left was table tennis, क्योंकि वो हॉस्टल में था. तो I used to play table tennis a lot. Not just me, हॉस्टल के सारे बच्चे हम लोग टेबल टेनिस में ना मास्टरी कर चुके थे 2 साल खत्म होने तक. We used to play table tennis a lot. 10th तक तो मैंने बहुत कुछ कर रखा था. Like I used to take part in debate competitions. I was the head boy of my school. I used to host events. I used to lead those exhibitions and stage drama and news reading competition. There was a lot of competitions I used to take part. ये सारी चीजें छूट गई 2 साल. But जो मेरा motivation था 10th में to get into IIT was the Mood Indigo part of IIT Bombay. मैंने एक बार सडनली ऐसे 10th के प्री बोर्ड के टाइम आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू यूट्यूब एंड देन आई सॉ मूड इंडिगो वीडियो ऑफ IIT बॉम्बे एंड आई वाज लाइक यार ये बहुत ज्यादा अच्छा जगह है. जो जितनी सारी इवेंट्स यहाँ होते हैं, दीज आर द काइंड ऑफ इवेंट जो मैं स्कूल में करता हूँ, बट बहुत छोटे स्केल पे. वहां पे यू गेट टू टेक इट टू अ वेरी लार्ज लेवल. तो दिस वाज द मोटिवेशन जो मुझे था कि यार अब तो IIT बॉम्बे ही जाना है. दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई यूज्ड टू थिंक बस IIT बॉम्बे में हो जाए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, बस हो जाए. तो बट अल्टीमेटली CS पहुंच गया, तो थिंग्स आर गुड टिल नाउ. तो क्या ये वही मोटिवेशन था जो हर दिन उठ के पढ़ाई पे आप लग जाते थे कि मूड इंडिगो देखा हुआ है? क्या यही वो मोटिवेशन था या कोई और मोटिवेशन था जो हर दिन? मूड इंडिगो वाज अ पार्ट इनिशियल फेज में, जब मुझे IIT के लिए एडमिशन लेना था कोचिंग में, मुझे चीजें स्टार्ट करनी थी, उस समय मूड इंडिगो वाज अ वेरी बिग मोटिवेशन. बट ओवर टाइम बस पता था कि करना है, कुछ तो करना है लाइफ में अच्छा. तो IIT वाला एक बार चुन लिया है ये रास्ता, तो बीच में छोड़ना नहीं है. अगर इफ यू हैव डिसाइडेड अ पाथ फॉर योरसेल्फ, तो आगे बस बढ़ते जाना है. आई हैव टू एक्सेल इन इट. मैं कोई एक इम्पोर्टेंट चीज जो दिमाग में रखनी होती है, आप कुछ भी करते हो, यू डू IIT, यू डू नीट, आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो ना, अगर आपको फील्ड पसंद है, यू जस्ट डिसाइड टू एक्सेल इन दैट फील्ड. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. आप किसी भी फील्ड में एवरेज रहोगे, उससे बेटर है कि आप अपने चॉइस का एक फील्ड चुनो और उसके बाद जाके उस पे यू गेट टू द टॉप 1%. तो ये एक मेरा फंडा है जो मुझे करना होता है. वेल आशुतोष, मुझे लगता है कि यू आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ विजुअलाइजिंग ए ड्रीम एंड लिविंग दैट ड्रीम. मतलब आपने विजुअलाइज किया मूड इंडिगो देख के, और कैसे करके मैं देख रही हूँ एक्चुअली आई कैन सी योर जर्नी की लास्ट मोमेंट पे भी यू वर लाइक कि अच्छा IIT खड़गपुर में हो सकता है, बट देन वो जो रैंक आया एंड देन यू गॉट इनटू IIT बॉम्बे, जो देखा था एकदम मूड इंडिगो जाके, और फिर वापस वहीं पे चले गए. तो आई होप कि जल्दी से पैंडेमिक खुल जाए और आप अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर पाए. दिस वाज माय बेसिकली लास्ट क्वेश्चन, सो ऑन दिस नोट वी विल रैप अप.
Thank you so much, Ashutosh, for being with us. It was very, very motivating for all of our students, and I wish you loads and loads of success. Yeah, ma'am, can I add something from my side? Yes, yes, yes. अगर कोई टिप है, मैसेज है, मोटिवेशन है स्टूडेंट्स के लिए, तो ऑफ कोर्स. श्योर. एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, बिकॉज यू विल हैव पेरेंट्स अराउंड यू विल हैव टीचर्स अराउंड यू जो तुम्हें एकेडमिक्स के बारे में बोलेंगे कि यार ये करो, तुम्हारा सब्जेक्ट अच्छा होगा, तुम्हारे एकेडमिक्स अच्छे होंगे. What is important from apart from your academics is your mental and physical health. इस पे लोग बात नहीं करते. बट अगर तुम्हें आईआईटी जैसे एग्जाम्स में टॉप करना है, तुम्हें रैंक लानी है, तो दिस इज समथिंग यू नीड टू फोकस. तुम्हें ये कभी नहीं करना है कि यार मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ, सिर्फ 3 घंटे सोता हूँ, उसके बाद मैं बाकी 2 घंटे में पढ़ाई कर लूंगा. दिस इज नेवर गोइंग टू वर्क. तुम 2 दिन कर लोगे, 4 दिन कर लोगे, उसके बाद यू विल फील लाइक बहुत लेजी लगेगा, यू वॉन्ट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट. तो एक तो सोने वाली प्रॉब्लम, जो बहुत लोग नहीं सोते, आई डेफिनेटली सजेस्ट कि यार मिनिमम 6 घंटे की नींद लेने. 6 से 7 घंटे से ज्यादा भी मत लो, बट 6 घंटे नींद ले लो. बिकॉज अगर आप 6 घंटे सोओगे ना, तो दिन भर आप फिर चार्ज रहोगे और कॉन्सेंट्रेट करके अपने फुल कैपेसिटी में चीजों को कर पाओगे. पहला. दूसरा, अपने फिजिकल हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देना कि यार तबियत, क्योंकि आपका जितना ज्यादा अच्छा रहेगा, आपकी जो डिस्ट्रैक्शंस है या फिर जो डिविएशंस है आपके पढ़ाई से, वो नहीं होंगी. अगर आपका तबियत रेगुलरली खराब होता है तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. क्योंकि आपको अगर एक बार बुखार हो गया ना, तो आप 4 दिन तक फिर कुछ कर नहीं पाओगे, वो 4 दिन की चीजें खत्म हो जाएंगी. और अगर ये बुखार वाली चीज आपके जेईई मेंस के टाइम आ गई, तो वो और ज्यादा ट्रबलिंग है. फिर वो आपके एग्जाम सिनेरियो में भी बहुत बहुत ज्यादा मैटर कर जाएगा. वन मोर थिंग, एग्जाम के पहले लगभग 1 वीक या 10 दिन पहले से स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ प्रॉपर्ली. तुम्हें जो नहीं पसंद मत खाओ, तुम्हें कुछ तुम्हारे बॉडी के लिए सूट नहीं करता है मत करो. तुम्हें कोई कुछ भी बोले, जस्ट डोंट डू इट. मम्मी को बोल के रखो, मम्मी ये एग्जाम आने वाला है, 1 सप्ताह तक वही सब बनाना जो मुझे पसंद है. बिकॉज दिस इज द डे जो तुमको 2 साल के अल्टीमेट रिजल्ट देना है. तो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करना. बी सेल्फिश फॉर लास्ट 1 वीक. बी लिटरली बी सेल्फिश. तुम्हें कोई भी बोलता है, मम्मी बोलती है बेटा अभी ये कर लो, नहीं मम्मी नहीं करना, जो मुझे पसंद है मैं 1 सप्ताह वही करूंगा. बिकॉज आई नीड टू कीप माई मूड गुड. मुझे एग्जाम में जाके अच्छे से परफॉर्म करना है. तो दिस वाज द पार्ट जहां पे मेरे घर पे तो बहुत ज्यादा सपोर्ट हुआ था. आई लिटरली बिकेम वेरी सेल्फिश. मुझे ये नहीं करना तो नहीं करना, एंड दे डिड नॉट फोर्स मी कि यार रहने दो, ठीक है इसका एग्जाम है, 1 सप्ताह के बाद देख लेंगे. तो वन मोर थिंग, एग्जाम के पहले 1 दिन पहले नींद नहीं आती है लोगों को. बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हैं, डर लगता है कि कल पेपर में क्या होगा. तो प्लीज सो जाना एग्जाम के. अगर 1 दिन पहले नहीं सोओगे तो एग्जाम के दिन, एग्जाम के टाइम नींद आएगी, उसके बाद परफॉर्मेंस डाउन होगा. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. मेरे साथ क्या हो गया था कि जब मैं जेईई एडवांस का पेपर देने जा रहा था, तो अब व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अगर सेंटर दूर है ना, तो 1 रात पहले जाके यू स्टे देयर, उसके बाद वहां से जाके एग्जाम देना. दैट इज, यू विल बी रिलैक्स्ड. ऐसे घर से हड़बड़ी में मत जाना अगर सेंटर दूर है तो. फॉर मी सेंटर वाज अराउंड 80 किलोमीटर, तो आई थॉट कि सुबह जाके आराम से पहुंच जाऊंगा. बीच में कंस्ट्रक्शन चल रहा था रोड्स. लाइक आई लिव इन झारखंड, पे यहाँ वैली वाला रीजन है, तो वैली में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो रोड्स बहुत ज्यादा गंदे थे उस समय. तो जब मैं जा रहा था, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरा पेट दर्द स्टार्ट हो गया, बहुत जोर से पेट दर्द स्टार्ट हो गया सुबह के टाइम में. और जहां पे सेंटर था, दैट वाज, आई डोंट नो, वेरी सेक्लूडेड प्लेस फ्रॉम द सिटी. आसपास कुछ नहीं था, कोई मेडिकल शॉप नहीं था. सुबह को मैं बहुत जल्दी वहां पहुंच चुका हूँ. अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं. लकीली मेरे एक अंकल थे वहां पे. आई कॉल्ड हिम कि यार मुझे दवा चाहिए. तो फिर अंकल वहां आए दवा लेके घर से. आई टुक दैट मेडिसिन. पेट दर्द अभी भी आराम नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, सेंटर कैसे जाऊं. बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है उस समय. मैंने पेट दर्द के 2 टैबलेट्स खा लिए कि यार बस पेट दर्द बंद हो जाए एग्जाम के बीच में. आई वेंट इनसाइड. मैं हॉल में जाके शांति से बैठा हुआ था कि यार ये पेट दर्द एक बार डाउन हो जाए, फिर मुझे करना है, मुझे पेपर देना है. तो ये एक चीज होती है जो एग्जाम के दिन हो जाता है. मेरे लिए तो हो गया, पेट दर्द का एक मेडिसिन खा लिया, मेरे लिए ठीक हो गया. बट अगर ये बुखार होता या फिर कुछ कुछ भी और बड़ा हो जाता ना, तो आपके लिए ट्रबलिंग हो जाता. एक वो. और मैं ये सारी चीजें ना सिर्फ एग्जाम डे सिनेरियो पे बात कर रहा हूँ. एकेडमिक्स के बारे तो सब बात करते हैं. और एग्जाम डे में एक और चीज होता है. अब जे एडवांस में खास करके 2 पेपर्स होता है, बीच में 2 घंटे का गैप मिलता है. इस 2 घंटे में कुछ इधर उधर मत भागने लगना कि मुझे उधर जाना है खाने, उधर जाना है, ये है वो है. जब तुम 3 घंटे का पेपर देके आते हो, द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज, यू शुड नॉट थिंक अबाउट द पेपर 1.
बिल्कुल नहीं सोचना कि पेपर में ये आंसर सही था, किसी के साथ डिस्कस मत करना। वेरी इंपॉर्टेंट, तुम एग्जाम सेंटर जाओ, किसी भी पेपर में, जेईई मेंस में जाओ, जेईई एडवांस में जाओ, किसी भी इंसान से कुछ भी डिस्कस मत करना कि यार तुमने कितना पढ़ा, तुमने ये किया कि नहीं, तुमने वो किया कि नहीं। जो होना था वो हो चुका है। तुम एग्जाम सेंटर जाओगे, किसी से बात करोगे, किसी से बात नहीं करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बेस्ट इज एग्जाम सेंटर 1 घंटे 1.5 घंटे पहले पहुंच जाओ, काम योरसेल्फ डाउन, सिट डाउन, क्लोज योर आईज, 15-20 मिनट तक जहां पे तुमको सीट मिला है वहां पे कंप्यूटर के पास, वहां चले जाओ, बैठ जाओ और सराउंडिंग को ना देख लो। बहुत लोगों को लगता है कि यार एक नया जगह पे मैं चला जाता हूँ ना, घर पे तो पेपर बहुत अच्छा चला जाता है, पर मैं जब सेंटर जाता हूँ तो वहां पे आई स्टार्ट पैनिकिंग, या फिर मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता वहां पे, तो मेरा पेपर अच्छा नहीं जाता। घर के कंफर्ट से पेपर बहुत अच्छा हो जाता है। ये मेरे साथ जनवरी वाले पेपर में हुआ था। मेरे सारे टीचर्स को पता होगा, मैंने आके बताया था कि मैं बहुत ज्यादा पैनिक कर गया जनवरी वाले पेपर में। तो आई वाज सजेस्टेड बाय माय टीचर्स, तो मैंने यही किया कि एग्जाम सेंटर आधे घंटे 1 घंटे पहले तुम अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। ठीक है, सीट पे जाके अपने चेयर का पोजीशन, अपने कैमरा, अपने उसका कंप्यूटर का पोजीशन, माउस का पोजीशन, अपने पेपर का, पेन का, चारों तरफ तुम्हारे आसपास जितने पंखे हैं, तुम्हारे इन्विजिलेटर्स हैं, एक बार जाके सबको नोटिस कर लो, अच्छे से अपने आप को कंफर्टेबल कर लो। ये मत करना कि हड़बड़ी में गए और जाके पेपर स्टार्ट कर दिया। ऐसे बहुत चांसेस हैं कि तुम घर वाला कंफर्ट वहां फील नहीं करो। तो आधे घंटे तक सिर्फ अपने आप को वहां कंफर्टेबल करने में टाइम लगाओ, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर तुमको डर कॉन्फिडेंट रहना है पूरे पेपर के टाइम, तो यू शुड नो द इन्वायरमेंट। तो एक बार आराम से वहां देख लो, वॉशरूम वगैरह सब पहले ही चले जाओ, टेक वाटर, टेक एनीथिंग यू वांट। ये सब करने के बाद आराम से आंख बंद करके 10 मिनट मेडिटेट कर लेना, खुद को शांत कर लेना, एंड देन स्टार्ट द पेपर। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ स्टार्टिंग पेपर जो मैंने सीखा है अब तक। अब पेपर खत्म होने के बाद, जब फर्स्ट पेपर खत्म होता है, सेकंड पेपर स्टार्ट हो रहा होता है, तो बीच में या तो अगर आपको घर का खाना पसंद है तो प्लीज घर वाला खाना खाओ। अगर आपको घर वाला खाना नहीं पसंद, आपको बाहर का खाना पसंद है, तो प्लीज तुम्हारे साथ जो भी पेरेंट्स आते हैं उनको बोल के रखो कि ऑर्डर दिस फॉर मी, ये ऑर्डर करके रखना, मैं बाहर आऊंगा तो मैं यही खाऊंगा। बेसिकली मतलब ये है कि वही खाओ जिससे तुम्हारा मूड ठीक रहे, तुमको किक मिले। चिराग फलोर जो मेरे क्लास में था, उसने व्लॉग में लिख रखा है, उसका वेबसाइट है chiragfalor.in, उसने अपने व्लॉग में एग्जाम डे एक्सपीरियंस लिख रखा है। उसने कहा है कि मैंने नोटिस किया था कि जब भी वो पिज्जा खाता है ना, तो उसका एग्जाम अच्छा जाता है। उसको पसंद था पिज्जा खाना, तो उसने पापा को बोल रखा था कि पापा बीच वाले ब्रेक में ना पिज्जा ऑर्डर करके रखना, मैं पिज्जा खा के सेकंड पेपर देने जाऊंगा। तो दिस वाज हिज स्ट्रेटजी। मुझे घर का खाना पसंद था, मैं घर का खाना खाया। आई डिड नॉट गो। मेरे दादाजी कह रहे थे कि हम बाहर कहीं खा लेंगे, घर से खाना नहीं ले जाते हैं। आई वाज लाइक नहीं, मुझे घर का खाना पसंद है, मैं घर का खाना ही खाऊंगा उस टाइम में। तो ईट एंड ड्रिंक समथिंग, एनर्जी ड्रिंक्स पी लेना। अगर आपको लगता है कि सेकंड में आप थक जाते हो तो एनर्जी ड्रिंक्स पी लेना। आराम से बैठना, कहीं घूमने मत निकल जाना उस 2 घंटे में, या फिर अपना टाइम वेस्ट इधर उधर मत करना, किसी से बात मत करना। जस्ट रिलैक्स एंड गिव योर बेस्ट उस दिन। बस दीज आर द थिंग्स। These are very very important things actually। जो लास्ट वीक और डी डे की जो टिप्स दी है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, मच नीडेड, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। ये जो लास्ट में तुमने शेयर किया है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, डी डे पे पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में किसी से बातचीत नहीं करनी है, ये सब बहुत ज्यादा बेसिकली ऐड करता है आपके मार्क्स में, क्योंकि इवेंचुअली वही मैटर करेगा। ठीक है, तो ऑन दिस नोट shall we wrap up? Yes. Yeah, so on this note we will wrap up. Thank you so much Ashutosh for being with us. It was very motivating and I wish you loads and loads of success. And thank you my audience for being with us. This is Namrata signing off with Ashutosh. Keep shining, keep learning.